हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैरामेडिकल, फार्मेसी और लैब असिस्टेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं आपको पता ही होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7 रंग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद, यानी ए। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी काला रंग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता ही होगा प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं और जिन्हें हम किसी भी दूसरे रंग की सहायता से बना नहीं सकते, और वे रंग जिन्हें हम प्राथमिक रंगों की सहायता से बनाते हैं वे कहलाते हैं द्वितीयक रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी, लाल, हरा और नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं। यानी कि हमारा जो कलर ट्रायंगल होता है फिजिक्स में, हमारा जो टॉपिक आता है उसके अंदर, तो उसके शीर्षों पर कौन कौन से रंग होते हैं इसके बारे में हमको बताना है। तो इसका आंसर है लाल, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो उसका आंसर है मैजेंटा। उसका आंसर है मैजेंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, विचलन कोण का मान निर्भर करता है। यानी कि विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि प्रिज्म के कोण पर और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, यानी कि डी ऑप्शन। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम पे जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह कौन सा रंग है। तो इसके बारे में इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कौन सा रंग होता है, वो रंग होता है हरा। कौन सा रंग होता है, हरा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। यानी कि हमको बताना है वर्ण विक्षेपण की घटना किस कारण से होती है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना किस कारण से होती है, इसके लिए देखिए पहला ऑप्शन है, श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा पृथक होना, प्रकाश का परावर्तन, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक, भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन है हमारा। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, बैंगनी प्रकाश का सबसे अधिक चाल से चलता है, प्रकाश के रंग व चाल में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर
बी ऑप्शन, यानी कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है या सबसे अधिक होती है। तो कौन सा रंग होता है वो आपको पता ही होगा, वो रंग होता है लाल रंग। कौन सा रंग होता है वो लाल रंग। आई बात समझ में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष में से निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता, यानी इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है। पीला, काला, लाल, हरा। ये आंसर तो सबको पता ही होगा, अगर आपने इंद्रधनुष देखा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी काला रंग। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है वो क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। एक ऐसी प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से यानी 90 डिग्री एंगल से विचलित कर देता है तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण क्रांतिक कोण पर कांच की ओर से कांच हवा सतह पर आपतित होती है तो उसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। उसके लिए अपवर्तन कोण का मान होगा 90 डिग्री, यानी कि कब होता है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो ही हमारे पास पूर्ण परावर्तन की घटना देखने पूर्ण परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, जब हम किसी पदार्थ की तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर, उसका आंसर है ए, यानी कि घट जाएगी, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है उसके बाद में 345 नंबर, यानी कि पूर्ण परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसका अपवर्तनांक समान होता है। तो कब जाता है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब दोनों का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो वक्रता केंद्र पर उस वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जब जाके हमें उसके वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो कहाँ रखेंगे हम उसको, इसका आंसर हो जाएगा, हम कहाँ रखते हैं, हम रखते हैं उसको, कहाँ रखते हैं ये आपको पता होना चाहिए, अवतल दर्पण के सामने रखेंगे। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर, तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा वस्तु के समान प्रतिबिंब। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है, यानी कि कौन सा दर्पण है जो समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। तो कौन सा दर्पण होता है, आप सभी देखिए इसमें और बताइए कि कौन सा दर्पण होता है, कौन सा होता है वो दर्पण जो कि कौन सा दर्पण होता है जो क्या करता है, समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। तो वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को हमें कहाँ रखना होता है, कहाँ रखना होता है हमें वस्तु को, हमें रखना होता है फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ रखना होता है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है तो वो दर्पण कौन सा है। तो बताइए कौन सा है वो दर्पण जिसमें व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है। तो वो दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा है वो दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी f के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, इसके प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको दे रखा है
फोकस दूरी पहले दे रखी है f, फिर एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है, यानी u दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर और f का मान दे रखा है आपको 2f। तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आपको v निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये वाला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो उससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसमें आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसे भी पता चल गया होगा कि ये कैसे आएगा, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वापस हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र हमारे पास होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इस फॉर्मूले में हमको u बराबर दे रखा है 25 और हमको फोकस दूरी निकालनी है। v का मान दे रखा है कि वो क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब उसकी लंबाई के बराबर है, यानी कि वो f बराबर क्या हो गया? 2f। उसको निकालने के लिए उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको फिजिक्स का एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवाने वाले हैं, तो देखते रहिए और